अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। लास्ट लेक्चर हमारा गिलास और प्लास्टिक्स पे था। उस लेक्चर के अंदर जो है वो बच्चों ने कंप्लेन की थी कि जो लिखा हुआ था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था अच्छे तरीके से। तो आज काफ़ी मेहनत करके ये पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाई है। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी मेहनत हुई है। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जो लास्ट कुछ टॉपिक्स बाकी हैं चैप्टर 11 के, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी एमसीक्यूज के लिहाज से इन्हें समझना ज़रूरी है। तो थॉरली हम टॉपिक्स को देखेंगे एक एक करके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेयॉन। रेयॉन या फिर फाइबर, आमतौर पर आप थ्रेड को ही रेयॉन का नाम देते हैं, यानी धागे को। अब धागे क्या होते हैं बेसिकली? डेफिनेशन के मुताबिक ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स, यानी वो तमाम धागे जिन्हें हम खुद बनाते हैं, विच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेलुलोज। किस चीज से बनाए जाते हैं बेटे? ये सेलुलोज से बनाए जाते हैं। सेलुलोज जो है वो बेशक बायोलॉजी जो लोग पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे कि सेलुलोज क्या है। बेसिकली ये एक कंपाउंड है जो हमारी स्किन भी जिससे बनी है, या फिर जो है वो जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो भी सेलुलोज के बने होते हैं। तो एक तरह से ये शुगर। तो सेलुलोज से जितने भी धागे हम बनाते हैं, यानी ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स, ऐसे धागे जो हम बनाते हैं सेलुलोज से। जैसे सेलुलोज की भी, शुगर्स की भी कई सारी टाइप्स हैं, जैसे सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट। तो उन तमाम धागों को रेयॉन का नाम दिया जाता है। यानी वो धागे जिन्हें हम बनाते हैं, मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थ्रेड जो है वो एक किस्म का कीड़ा भी है जो सिल्क जो है वो रिलीज करता है अपने मुंह से। तो उस थ्रेड को रेयॉन का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उस कीड़े को, मेरा ख्याल है जहाँ तक कि उसको सिल्क वॉर्म कहा जाता है। तो उस वो भी धागे की फॉर्मेशन करता है, लेकिन उसे रेयॉन का नाम नहीं दे सकते। वो धागे जो हम खुद बनाते हैं उन्हें रेयॉन का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो है वो इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या होता है? आमतौर पर पहले हम वो तरीका देख लेते हैं जो हमें किताबों में बताया जाता है, फिर हम एक अपना जो एक्सपीरियंस है तरीके का वो बता देंगे आपको। इसमें लिखा हुआ है कि ऑल मेन मेड पॉलीमर्स, यानी हर जो पॉलीमर है जो इंसान ने बनाया है, यानी यहाँ पर बात हो रही है फाइबर्स की, आर प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये फाइबर्स जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में कि पॉलीमराइजेशन क्या होती है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन हो और कंबाइन होकर एक बड़ा यूनिट बनाए, इसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और ये पॉलीमराइजेशन दो किस्म की होती है, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो मेन रिएक्टेंट होगा वही आपका प्रोडक्ट होगा, बस एक पॉलीमर की फॉर्म में, लॉन्ग चेन की फॉर्म में। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है उसके साथ आम तौर पर आगे लिखा हुआ है, इन विच टू सब्सटेंसेस यूनाइट टुगेदर। दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर, यानी हर दो सब्सटेंसेस के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ऐसी पॉलीमराइजेशन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, और इसी प्रोसेस की मदद से फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। तो हमारे पास जो है वो जो इम्पोर्टेंट सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिन्हें हम खुद बनाते हैं, उनमें सबसे पहला है विस्कस रेयॉन। विस्कस रेयॉन, या फिर इसे सिल्क का नाम भी दे सकते हैं आप। सेलुलोज, तरीकेकार देख लें इसका कि किस तरीके से बनता है। कि इसमें सेलुलोज जो है वो, उसको डाइजेस्ट करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब डाइजेस्ट का मतलब यहाँ पर रिएक्शन करवाया जाता है। तो सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड बर्न कर देता है, और ये काम जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड गैस की मौजूदगी में होता है। जब कार्बन डाइसल्फाइड गैस पास की जाती है इन दोनों के मिक्सचर के ऊपर से, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कहलाता है सोडियम सेलुलोज सैंथेट, जिसे हम कह सकते हैं कि ये सिल्क के थ्रेड्स बन रहे हैं। सोडियम सेलुलोज सैंथेट।
इस कंपाउंड का नाम है, ये जो कंपाउंड आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है, इसे कहते हैं सोडियम सेलुलोज जेंसेट विद द रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ मैंने बताया है कि आर से मुराद है यहाँ पर सेलुलोज। अब जो सेलुलोज जो है हमारे पास, उसके अंदर मैनी ओएच ग्रुप्स मौजूद होते हैं। तो इस वजह से आर को यहाँ सेलुलोज को रिप्रेजेंट कर रहा है आर हमारा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका रिएक्शन NaOH और ROH के साथ हो रहा है, जिसके नतीजे में ये हमारा कंपाउंड बन रहा है। तो रिएक्शन को मैंने आगे एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये रिएक्शन हुआ है। फिलहाल इस चीज को समझ लें कि आमतौर पर जब ये कंपाउंड बनता है तो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बनता है। यानी कि जब इस कंपाउंड को हीट किया जाता है अच्छा खासा, तो हमारे पास लिक्विड की फॉर्मेशन होती है। आमतौर पर अगर हम प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, तो जब ये तीनों चीजों को हम मिलाते हैं, तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है। केमिस्ट शॉप से हमें कार्बन डाइसल्फाइड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड भी मिल जाता है, और NaOH और ROH सेलुलोज भी हमारे पास मिल सकता है हमें, और NaOH भी हमें इजीली केमिस्ट शॉप से अवेलेबल होता है। तीनों चीजों को अगर हम मिलाएं तो मिलाने के बाद हीट करने के नतीजे में हमारे पास एक लिक्विड फॉर्मेशन होती है। उस लिक्विड को अगर आप एक सिरिंज में भरें, एक सिरिंज में लेने के बाद वो हॉट लिक्विड को ही सिरिंज में जब आप लेंगे, उसके बाद उसे ठंडे पानी के अंदर डालें और उस सिरिंज को जो है वो प्रेस करें। तो प्रेस होने की सूरत में वो जो सिरिंज के अंदर लिक्विड है, वो पानी में जाते वक्त आपको दिखाई देगा कि वो थ्रेड फॉर्मेशन अपने आप स्टार्ट हो गई। यानी जब आप उसे पानी से निकालेंगे तो लिक्विड नहीं बल्कि धागे निकलेंगे। तो यही तरीका होता है इंडस्ट्रीज में भी बनाने का। वहां पर भी सुपर कूल किया जाता है इस लिक्विड को, जिसके नतीजे में थ्रेड फॉर्मेशन होती है। तो जरा रिएक्शन की तरफ देख लें कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है हमारे पास। देखिए, मैंने यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल को कोशिश की है कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं। कार्बन डाइसल्फाइड गैस यानी कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर के साथ, और डबल बॉन्ड सल्फर के साथ बॉन्ड है, और ROH का H हाइड्रोजन और NaOH का OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास वाटर बनता है। और यहाँ पर कार्बन और सल्फर के दरमियान जो डबल बॉन्ड मौजूद है, ये डबल बॉन्ड एक लाइन से शो किया है कि ये ब्रेक होती है, जिसके नतीजे में कार्बन की एक बॉन्ड फ्री हो जाती है और सल्फर की एक बॉन्ड फ्री हो जाती है। तो कार्बन की जो बॉन्ड फ्री होती है उससे OR अल्कोक्सी ग्रुप जो है जाकर कंबाइन हो जाता है, और दूसरी तरफ जो है सल्फर के साथ सोडियम जाकर कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास सोडियम सेलुलोज जेंथेट की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं दूसरे फाइबर की तरफ, जो है हमारे पास नायलॉन, या फिर इसे नायलॉन सिक्स सिक्स भी कहा जाता है। इसे सिक्स सिक्स कहने की क्या वजह है, पहले तो ये समझ लें कि सिक्स सिक्स कहने की वजह है कि इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं पॉलीमराइजेशन के लिए, उन दोनों मॉलिक्यूल्स में छः छः कार्बन मौजूद है, इसलिए इसको नायलॉन सिक्स सिक्स कहा जाता है। तो जरा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी कि नायलॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। यानी कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, जिसमें 6 कार्बन मौजूद हैं, CH2 ग्रुप को कॉमन नेमिंग में मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है। CH2 को मिथाइलिन कहा जाता है, 6 है इसलिए हमने नाम दिया हेक्सामिथाइलिन। और NH2 ग्रुप को अमाइन कहा जाता है, तो 2 है तो इसलिए नाम दिया डायमाइन। तो इसलिए इसका कॉमन नाम है हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। और साथ में मौजूद है हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल एडिपिक एसिड, ये इसका कॉमन नाम है एडिपिक एसिड। इसमें भी 6 कार्बन शामिल है। तो जब इन दोनों की पॉलीमराइजेशन होती है, तो पॉलीमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास एक लॉन्ग चेन बनती है पॉलीअमाइड की। पॉलीअमाइड मीन्स कार्बन, ऑक्सीजन और NH ग्रुप को अमाइड पॉली यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप और NH ग्रुप, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो बॉन्ड बनती है, इसे हम कहते हैं पॉलीअमाइड फॉर्मेशन हो रही है। तो हमारे पास सी डबल बॉन्ड ONH ग्रुप को अमाइड ग्रुप कहा जाता है। याद रखिएगा, NH2 ग्रुप को अमाइन ग्रुप कहा जाता है, CONH को अमाइड ग्रुप कहा जाता है। तो CONH की जब एक लॉन्ग चेन बनती है तो इसे पॉलीअमाइड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने लिए हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के,
और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही लिए एडिपिक एसिड के, यानी कि दोनों की बराबर क्वांटिटीज हम लेंगे तो ये बराबर क्वांटिटी में कंबाइन होंगे और हर कॉम्बिनेशन के नतीजे में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो जब हम इसको हीट करते हैं 280 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हीट करने के नतीजे में हमारे पास देखें आप यहाँ पर कि NH2 ग्रुप जो है उसका एक हाइड्रोजन COOH ग्रुप के OH ग्रुप के साथ कंबाइन होकर वाटर बना रहा है, और यहाँ पर CO के साथ NH आपस में कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं। इस इक्वेशन को जरा आगे चलकर और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये नायलॉन 661 किस तरीके से रहा है। देखें यहाँ पर मैंने दोनों नाम बताए आपको, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है इस कंपाउंड का नाम, और IUPAC नेम अगर दें तो कार्बन की 6 कार्बन की चेन है। इसके अलावा हर पहले कार्बन पर और लास्ट कार्बन पर अमाइन ग्रुप मौजूद है। तो इसलिए जिन्होंने IUPAC पढ़ ली है उनको आसानी से समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो बेटे वो थोड़ा सा इंतजार करें IUPAC तक पहुंचने का। तो हमारे पास यहाँ पहले और छठे कार्बन पर अमोनिया अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ नाम दिया है 1,6 डाई अमाइनो हेक्सेन। पहले पर और छठे पर डाई अमाइनो, दो अमाइनो ग्रुप है, और 6 कार्बन की चेन को नाम दिया हमने हेक्सेन का। इसके अलावा ये जो मॉलिक्यूल है इसे कहते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 4 कार्बन ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, एक कार्बन COOH का, दूसरा कार्बन COOH का, टोटल 6 कार्बन। तो अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन को कहा जाता है हेक्सेन। अब पहले कार्बन के लास्ट में लगा हुआ है COOH, और दूसरी तरफ जो एंड है उस पर लगा हुआ है COOH, तो इसीलिए इसका IUPAC नाम दिया गया है हेक्सेन। 6 कार्बन, डाई 2 लगे हुए हैं, उइक एसिड मतलब OOH ग्रुप, COOH को उइक एसिड कहा जाता है। तो हेक्सेन डाइउइक एसिड ये इसका IUPAC नेम है, और कॉमन नाम है एडिपिक एसिड। तो जरा चेन को देखिए कि किस तरीके से एक मॉलिक्यूल, यहाँ मैंने थोड़ा सा ओपन किया है, NH2 की जगह NH और बॉन्ड डालकर H लिखा है ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरी तरफ भी मैंने NH2 को ओपन करके NH के साथ एक बॉन्ड डाल के H लिखा है, COOH को भी ओपन किया है, CO को अलग कर दिया और OH को अलग कर दिया। तो यहाँ देखें आप, एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप के साथ मिलकर वाटर फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके नतीजे में कार्बोनाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O की एक बॉन्ड फ्री हो रही है, या NH की एक बॉन्ड फ्री हो रही है। तो ये दोनों NH और CO आपस में मिलकर पॉलीमर बनाएंगे। इसी तरह लास्ट में भी OH ग्रुप जो है वो OH ग्रुप नेक्स्ट H ग्रुप से NH ग्रुप से मिलेगा, और यहाँ पर ये H जो है वो पिछले वाले CO के साथ कंबाइन होगा। यानी कि जिस तरह यहाँ चेन बनी है इसी तरह ये चेन आगे और पीछे कंटिन्यू रहेगी। तो उम्मीद है कि ये वाला स्ट्रक्चर आपके समझ में आया होगा। देखिए नीचे मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है कि NH के साथ ये पीछे भी बॉन्ड बन रही है, हमने लाइंस शो कर दिया, और CO के साथ आगे बॉन्ड बन रही है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, और इसे भी हमने आगे लाइंस शो कर दिया, पूरी चेन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल, नायलॉन 66 की फॉर्मेशन। अब नायलॉन 66 आमतौर पर, नायलॉन आपने सुना होगा, नायलॉन के धागे जो होते हैं, नायलॉन कहाँ पर हमने देखा है, आमतौर पर आप देखें कि पलंग वगैरह जो बने हुए होते हैं उसकी जो डोर होती है, पलंग की जो रस्सी होती है, थ्रेड होता है, वो नायलॉन का होता है। तो थोड़ा प्लास्टिक की शक्ल का होता है, लेकिन उसे ही हम नायलॉन का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम, अगला है हमारे पास ट्राइलीन। ट्राइलीन ये भी एक फाइबर है हमारे पास, और आमतौर पर इसे पॉलीस्टर कहा जाता है। कपड़े की दुकान पे अगर आप जाते हैं तो कपड़े देखते हैं, तो कपड़े के अंदर जो आपका जो शॉपकीपर होता है वो आपको बताता है कि ये शर्ट या फिर ये कपड़ा जो है वो पॉलीस्टर है। पॉलीस्टर एक बेहतरीन क्वालिटी का कपड़ा होता है, ये जो है वो सॉफ्ट होता है, इसके अलावा ठंडा कपड़ा है। तो अब इसको जरा समझते हैं कि ये है क्या। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन क्या होती है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ईस्टर्स बन रहे हो, उस रिएक्शन को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही हो, यानी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनाए वो प्रोडक्ट ईस्टर ग्रुप। अब अगेन वही बात कहूंगा कि जिन लोगों ने ईस्टर वगैरह समझे हुए हैं,
IUPAC नेमिंग समझी हुई है उन्हें तो समझ में आ गया होगा कि ईस्टर ग्रुप क्या है, और जिनको नहीं समझ में आया वो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लें ताकि कभी हम नेक्स्ट जब IUPAC समझेंगे तो उसमें इस बात को एक्सप्लेन कर सकें। तो ट्राइलीन किस तरह बनता है, हमारे पास ईस्टरिफिकेशन होती है, ईस्टर फॉर्मेशन होती है किस चीज की, दो चीजों की, एक है टेरिफ्थैलिक एसिड और दूसरा है इथाइलीन ग्लाइकोल। इथाइलीन ग्लाइकोल से सेक्शन ए वाले वाकिफ होंगे कि इथाइलीन ग्लाइकोल क्या है, इथेन 1,2 डाइऑल, और टेरिफ्थैलिक एसिड क्या है इस बात को मैं भी आगे बताऊंगा। तो याद रखिएगा इन दोनों कंपाउंड्स के कॉमन नाम है ये टेरिफ्थैलिक एसिड और इथाइलीन ग्लाइकोल। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक ईस्टर की फॉर्मेशन होती है, उस ईस्टर को पॉली ईस्टर कहा जाता है। जब वो पॉलीमर बनाता है तो उसे पॉली ईस्टर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन को मैंने शो किया है इस तरीके से। देखें हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है कि बेंजीन का रिंग बना हुआ है, और बेंजीन के फर्स्ट कार्बन पर, इसे आप फर्स्ट कार्बन कंसिडर कर लीजिए, और इसे फोर्थ कार्बन, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अगर वहां से भी गिने ऊपर से तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहले कार्बन पर और चौथे कार्बन पर COOH ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। और इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों तरफ OH ग्रुप लगा हो, इस मॉलिक्यूल को इथाइलिन ग्लाइकोल कहा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली रिएक्शन हो क्या रहा है कि H, इथाइलिन ग्लाइकोल का H और टेरिफ्थैलिक एसिड का OH ग्रुप आपस में कंबाइन होकर कंडेंसेशन होगी, वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होने के बाद ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसके नतीजे में आपके पास एक चेन बनना शुरू हो जाएगी। सेम काम आगे भी होगा, ये हाइड्रोजन अगले कार्बन के, ऑक्सीजन अगले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर ये कार्बन पिछले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास इस तरह से पॉलीईस्टर की फॉर्मेशन होगी। देखिए मैंने इनके IUPAC नेम आपके सामने मेंशन किए हैं कि टेरिफ्थैलिक एसिड को क्या कहा जाता है। देखिए बेंजीन रिंग है इसलिए बेंजीन लिखा पहले कार्बन पर, और चौथे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप इसको इस तरह भी नाम दे सकते हैं कि बेंजीन 1,4 डाइउइक एसिड। अभी अभी ये बात हमने समझी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो उइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। तो बेंजीन 1,4 डाइउइक एसिड भी आप लिख सकते हैं, या 1,4 बेंजीन डाइउइक एसिड भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल दो कार्बन की चेन है, इसलिए IUPAC नेम में लिखा इथेन पहले कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो OH ग्रुप के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है IUPAC में ओल का। तो दो है इसलिए डाई, और OH ग्रुप है इसलिए ओल। कहाँ कहाँ है, पहले पर और दूसरे पर। कितने कार्बन है, दो, दो कार्बन के लिए लफ्ज लिखा इथेन। तो क्या नाम बना, इथेन 1,2 डाइऑल। और कॉमन नाम तो इनका भी बता दिया कि इनका कॉमन नाम है, एक का टेरिफ्थैलिक एसिड और दूसरे का है इथाइलिन ग्लाइकोल। चले फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये देखें मैंने पॉलीमराइजेशन को शो भी किया है कि COO के साथ जो है वो CO मौजूद था, CO के साथ अगला ऑक्सीजन जुड़ा, उस ऑक्सीजन के साथ CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ था, फिर CH2 ग्रुप था, फिर वो CH2 ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्ट था, वो ऑक्सीजन अगले कार्बन से जाके कनेक्ट हुआ। इसी तरह पीछे भी इसी रिएक्शन को कंटिन्यू रखेंगे, और प्लस H2O मतलब हाइड्रो वाटर रिमूव हुआ है। तो हमारे पास ये थे कुछ फाइबर्स। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर इन फाइबर्स से रिलेटेड कोई सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेंट्स। कोशिश करता हूँ कि आज इस चैप्टर को हम इख्तिताम तक पहुंचा दें, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक हमारे पास रह गया है पेंट्स का। पेंट्स क्या है बेसिकली, पेंट जो है वो एक लिक्विड मटेरियल है। पेंट इज अ लिक्विड मटेरियल अप्लाई टू फॉर्म अ हार्ड कंटिन्यूअस फिल्म। इसलिए हम इसे अप्लाई करते हैं ताकि ये हार्ड फिल्म बना सके। कहाँ पर, किस चीज के लिए, ताकि दीवारों की प्रोटेक्शन हो सके आमतौर पर, या फिर कोई भी सब्सटेंस को डेकोरेट करना हो तो उसकी डेकोरेशन के लिए भी पेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो पेंट कितने किस्म के होते हैं, जरा इस चीज को डिस्कस करते हैं। या फिर पेंट पहले ये देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहली चीज जो पेंट में मौजूद होती है वो बाइंडर होती है। बाइंडर क्या होता है, जो दीवार से अटैच होने का काम करता है। जो यहाँ लिखा है, इट हार्डन्स टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस फिल्म, यानी जो चीज पहले सॉफ्ट होती है, पेंट के अंदर एक कंपोनेंट होता है बाइंडर, पहले सॉफ्ट होता है,
उसके बाद जब दीवार से अटैच हो जाता है, अटैच होने के बाद जब सूखता है तो ये हार्ड फिल्म बना लेता है, तो इसे बाइंडर कहा जाता है। अब बाइंडर में क्या इस्तेमाल करते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो मौजूद होती है पेंट के अंदर वो पिगमेंट होता है, पिगमेंट्स यानी कलर्स। तो कलर्स जो है वो जो पेंट होता है हमारा उसको डिफरेंट कलर का हम बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं पिगमेंट्स में, इसको भी आगे हमने एक्सप्लेन किया है, अभी आगे चलकर बात करेंगे। और तीसरी चीज जो होती है हमारे पास वो होता है वॉलेटाइल सॉल्वेंट। बेसिकली बाइंडर और पिगमेंट्स आपस में मिक्स होते हैं बाय द हेल्प ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। और वॉलेटाइल सॉल्वेंट से मुराद हम ईथर ले सकते हैं, या फिर आमतौर पर मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है, थिनर इस्तेमाल किया जाता है, ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं पेंट्स के अंदर। जब ये चीजें तीनों कंबाइन कर दी जाती हैं, कंबाइन करने के बाद दीवार पर इनको कोट किया जाता है, तो बाइंडर और पिगमेंट दोनों आपस में कंबाइन रहते हैं, जबकि वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो है वो एवापोरेट हो जाता है। तो जितनी देर उसे एवापोरेट होने में लगती है तब तक पेंट जो है वो गीला रहता है। जैसे ही वो एवापोरेट हो जाता है बाइंडर और पिगमेंट हार्ड फिल्म बनाकर दीवार पर कोट हो जाता है। तो हमारे पास कितने किस्म के पेंट्स हैं, अब जरा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ऑयल बेस्ड पेंट, जिसे हम ऑयल पेंट का भी नाम देते हैं। ऑयल पेंट में हमारे पास जो मौजूद है बाइंडर के तौर पर लिंसीड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास ये लिंसीड ऑयल जो है वो हमें आम तौर पर फ्लेक्स प्लांट से हासिल होता है, यानी कि फ्लेक्स प्लांट कहते हैं, हाँ हम जो है वो सन प्लांट को कहते हैं, मेरा ख्याल है सन प्लांट से मुराद यहाँ सूरजमुखी का पौधा है, यानी अलसी का पौधा। तो इससे जो ऑयल हमें हासिल होता है वो या तो वाइट कलर का होता है या फिर येलोइश कलर का होता है। तो लिंसीड ऑयल को ऑयल बेस्ड पेंट में इस्तेमाल किया जाता है एज अ बाइंडर। इसके अलावा सॉल्वेंट में हम यूज करते हैं टर्पेंटाइन ऑयल। तो सॉल्वेंट्स जो है हमारे पास टर्पेंटाइन ऑयल है ये जो है आमतौर पर हासिल होता है हमें सनोबर के दरख्त को कहा जाता है, सनोबर का दरख्त कहलाता है, पाइन ट्री। तो उससे हमें हासिल होता है टर्पेंटाइन ऑयल। इसके अलावा थर्ड चीज है हमारे पास पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स में हम जो है वो कलरफुल पिगमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम आमतौर पर यूज करते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड वाइट कलर के लिए, कार्बन यूज करते हैं ब्लैक कलर के लिए, आयरन ऑक्साइड यूज करते हैं ब्राउन कलर के लिए। इसके अलावा पोटेशियम क्रोमेट इस्तेमाल करते हैं येलो कलर के लिए। और मुख्तलिफ किस्म के हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं पिगमेंट्स के अंदर। तो ऑयल बेस्ड पिगमेंट्स या ऑयल बेस्ड पेंट जो है वो आमतौर पर ऑयल पेंट को कहा जाता है, कि जिसका जो है वो ऑयल की वजह से दीवार जो है हमारी थोड़ा सा ग्लो करती रहती है। जबकि दूसरा है हमारे पास वाटर बेस्ड पेंट या फिर इमल्जन, आम जुबान में कलर वाले लोग जो है इसको डिसम्बर का नाम देते हैं। वाटर बेस्ड और इमल्जन, इसके अंदर बाइंडर जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स जो हम खुद से बनाते हैं, रबर लाइक प्रॉपर्टी रखते हैं, जिन्हें बनाया जाता है आमतौर पर सिंथेटिक पॉलीमर्स को पेट्रोलियम ऑयल से। इसके बाद जो है वो सॉल्वेंट में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वाटर। और थर्ड है पिगमेंट, तो हम वही इस्तेमाल करते हैं जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड वगैरह कलर्स के लिए। तो दोनों जो है वो क्वालिटी वाइज भी फर्क रखते हैं और इसके अलावा पैसों के लिहाज से भी फर्क रखते हैं। यानी दिसंबर वाटर बेस्ड पेंट या फिर जो है वो ऑयल पेंट, दोनों की क्वालिटी में बहुत फर्क होता है, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सस्ता तरीका है पेंट करवाने का, वो थोड़ा महंगा तरीका है। तो ये थी हमारे पास दो टाइप्स पेंट्स की। एक और है हमारे पास वर्निश। वर्निश क्या होते हैं बेसिकली, जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर हमें ग्लॉसी अपीयरेंस देनी हो, ग्लॉसी अपीयरेंस देनी हो, उस अपीयरेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्निश। जैसे लकड़ी वगैरह पर आमतौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। अ, आमतौर पर तो इनकी सोर्स प्लांट ही है, क्योंकि प्लांट जो अपना प्रोटेक्टिव हार्मोन या प्रोटेक्टिव केमिकल रिलीज करते हैं, अगर कभी प्लांट डैमेज हो जाता है, कहीं उसके इंजरी हो जाती है, तो इंजरी के नतीजे में जो कंपोनेंट्स वो रिलीज करता है उन्हें रेजिन्स कहा जाता है। तो रेजिन्स लेते हैं बाइंडर के तौर पर और उसमें लिंसीड ऑयल मिलाते हैं। इसके अलावा सॉल्वेंट जो है वो हम ईथर इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो वर्निश तैयार होता है। तो वर्निश एक तरह से पॉलिश को भी कहा जाता है, क्योंकि ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सरफेस को ग्लॉसी अपीयरेंस देने के लिए।
तो ये था चैप्टर नंबर 11 का हमारा लास्ट टॉपिक, और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 11 खत्म हुआ। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह।